गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज डिस्कशन करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। तो अभी इस कंपनी के बारे में वैसे तो सबको मतलब टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मतलब और जो इन्फॉर्मेशन की अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत स्कैटर्ड है। सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं और जो रिन्यूएबल की थीम है उसको लेके बड़े बड़े टारगेट्स कहे जाते हैं, जैसे कि FY30 का टारगेट लिया जाता है। कभी कभी FY47 तक के टारगेट्स लेके एक बात करते हैं। तो इसमें हम लोग आज के डेट में क्या हो रहा है और इमीडिएटली एक साल में अगर देखेंगे बिज़नेस का आउटलुक क्या है या फिर जो प्रीवियस ईयर था उसमें बिज़नेस किस तरह से रहा है, हम उसी पर डिस्कशन करेंगे, ना कि उतने लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखते हुए। अब बात करते हैं बेसिकली कंपनी करती क्या है। तो ये विंड एनर्जी में है। तो विंड एनर्जी का ये पूरा जो वैल्यू चेन है तो उसमें पूरी इंटीग्रेटेड है, मतलब सारे कंपोनेंट्स बनाती है। विंड टर्बाइन जनरेटर से लेके जो गियर बॉक्सेस हैं, नेसल है, ब्लेड्स है, कंट्रोल पैनल है, उसकी जो हब होती है जिस पे वो मतलब स्ट्रक्चर खड़ा होगा, मतलब रिलेटेड टू एवरीथिंग। एट द सेम टाइम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का भी काम करती है ये कंपनी। मतलब जो विंड टर्बाइन उन्होंने अपने अपने क्लाइंट्स को दिए होंगे तो उसमें कुछ मेंटेनेंस वाला पार्ट है तो उसको भी करते हैं। एट द सेम टाइम इन्होंने एक रिसेंटली एक कंपनी भी एक्वायर की थी सेकेंड क्वार्टर ऑफ FY25 में, उसका नाम था रेनॉम। तो उसके वाया ये लोग जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ है वो सिर्फ सुज़लॉन का ही नहीं, अगर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिलते हैं तो उनके भी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करता है। अब उसमें सिर्फ ये विंड टर्बाइन वगैरह में ही इन्वॉल्व नहीं है। एट द सेम टाइम अगर वो सोलर से रिलेटेड है या फिर कुछ बैलेंस ऑफ प्लांट्स है जैसे कि इन्वर्टर्स, कंट्रोल पैनल्स हो गए, तो उन सभी चीज़ों का अगर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस चाहिए तो वो वाला सेगमेंट करता है वहाँ पे। एट द सेम टाइम इनका एक और आर्म है, उसके वाया ऐसी फोर्स कहते हैं उसको, जिसमें वो लोग बेसिकली कास्टिंग एंड फोर्जिंग वाला काम है। तो जैसे कोई भी मेटल के स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको जो हम लोगों ने कॉलेजेस वगैरह में पढ़ा है, बट बेसिकली मेटल की जो फोर्जिंग होती है उसको आप मोल्ड्स में डाल के स्ट्रक्चर्स बनाते हो, तो वो वाला सेगमेंट है इनका। बट अगर उससे तो इनका रेवेन्यू बहुत कम आता है तो उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मेन जो इनका लगभग 80% के अराउंड जो इनका बिजनेस है वो विंड टर्बाइन जनरेटर्स का ही है। तो अब देख लेते हैं जो पहले तो एक बर्ड आई व्यू में जो गवर्नमेंट के टारगेट्स क्या हैं इस सेक्टर को लेके। तो ऑफ कोर्स टारगेट्स बहुत ही एम्बिशियस हैं। स्पेसिफिकली अगर हम लोग सिर्फ विंड सेक्टर की बात करें तो FY25 के एंड में इंडिया में अराउंड 50 गीगावाट ऑफ विंड कमीशनड है, मतलब इंस्टॉल्ड है। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट का टारगेट है FY30 तक इसको 100 गीगावाट तक लेके जाने की बात है। तो देखेंगे तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में 10 गीगावाट्स हर ईयर अगर हम लोग ऐड करेंगे तब जाके उस टारगेट पे पहुँचेंगे। ठीक है। तो अगर आप CAGR के टर्म्स में निकालोगे तो अराउंड 60-70% के आसपास आता है। तो दिस इज़ द टारगेट फॉर द इंडस्ट्री, फॉर इंडिया एज अ होल, जिसमें विंड को लेके जाना है। अब अगर आप देखेंगे कि FY25 में कितना हमने विंड कमीशन किया तो वो अराउंड 4.5 गीगावाट आता है। पहले इसका टारगेट FY25 के लिए ज़्यादा था, मतलब कंपनियाँ 5.56 गीगावाट तक कह रही थी, लेकिन ड्यू टू वेरियस इशूज़। अब इस पर्टिकुलर सेक्टर में इशूज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको अगर विंड फार्म्स लगाना है तो ऑफकोर्स आपको लैंड चाहिए। तो लैंड का जो इशू है वो सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट इशू है इस पर्टिकुलर सेक्टर में। उसके साथ साथ आपने तो विंड टर्बाइन मतलब विंड फार्म लगा दिया, अब लेकिन वहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर तक पहुँचाओगे कैसे। तो उसके लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन चाहिए और फिर एक सब स्टेशन चाहिए जहाँ से वो पावर इवैक्यूएट होकर ग्रिड में सप्लाई होगी। तो ये जो कनेक्टिविटी वाला है केस है वो आपका दूसरा सबसे बड़ा इशू है। तो इन दोनों चीज़ों के कारण FY25 में जो जितना कंपनियों ने सोचा था कि जितना इंस्टॉल करेंगे उतना इंस्टॉल ये लोग कर नहीं पाए। तो अभी जो प्रेजेंटली 4.5 गीगावाट के अराउंड FY25 के एंड में इंस्टॉल हुआ, अब FY26 का टारगेट अराउंड 5 to 6 गीगावाट का है। उसके बाद 6 to 7 गीगावाट करते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि अराउंड 10 गीगावाट ऐड करेंगे। तो अगर चलिए उतना आगे तो हम लोग नहीं सोचते हैं, बट स्टिल अगर आप इनको भी लेके चलोगे तो 100 गीगावाट का टारगेट जो है वो थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस लगता है। तो वो एक्चुअली में अचीव किया जाएगा या नहीं किया जाएगा वो तो हमें समय बताएगा, एंड फॉर दैट वी हैव टू ट्रैक दिस सेक्टर बहुत ही अच्छे से। अब इस सेक्टर में एक तो टेलविंड्स, बेसिकली हम लोग टेलविंड्स की बात कर रहे हैं। तो पहला टेलविंड्स आपने देख लिया कि गवर्नमेंट का जो प्लान्स है। दूसरा टेलविंड है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जो RLMM है फॉर द विंड सेक्टर, जस्ट लाइक जो आपका सोलर सेक्टर है वहाँ के लिए मॉड्यूल की लिस्ट होती है, वैसे ही जो हमारा विंड सेक्टर है उसके लिए डिवाइस लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स होता है, जिसमें कहते हैं कि जो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं वो इंडिया में ही बनेंगे और एट द सेम टाइम जो उनका डेटा लोकलाइजेशन है वो भी इंडिया में ही होगा। मतलब जो
जो प्लांट डेटा प्रोड्यूस करेगा, मेगावाट डेटा हो गए, जो भी डेटा है इनका, तो वो इंडिया से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये सब जो भी कंपनियाँ इस पूरे वैल्यू चेन में इंटीग्रेटेड है, जस्ट लाइक अ सुजलॉन और दूसरी कंपनी है आइनॉक्स। तो इस तरह की जो कंपनियाँ हैं जो इस पूरे वैल्यू चेन में इंटीग्रेटेड है फ्रॉम एंड टू एंड, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ऑफ कोर्स दीज कंपनीज आर वेरी वेल प्लेस्ड इन द कंट्री। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द व्हाट इज़ हैपनिंग इन द विंड सेक्टर एट द एंड ऑफ FY25। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सुजलॉन का क्या टारगेट है। सुजलॉन ने बोला है कि FY26 में वो लोग 60% पे ग्रो करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू FY25। अब हाँ, इससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सुजलॉन का जो अलग अलग सेगमेंट है उसमें कैसे कैसे वो लोग किस तरह की अर्निंग करते हैं। अगर आप विंड टर्बाइन जनरेटर देखोगे तो वो तो इनका 80% ऑफ द रेवेन्यू है। अगर 10,800 करोड़ का लगभग FY25 में इनका रेवेन्यू था, उसमें से 8,500 के आसपास रेवेन्यू विंड टर्बाइन जनरेटर से ही आया था। तो अब ये वाला जो बिज़नेस है ये एक लो मार्जिन बिज़नेस है। तो इसमें अगर कंट्रीब्यूशन मार्जिन देखेंगे तो वो 23% होता है। और वहाँ से अगर आप EBITDA मार्जिन पे जाओगे तो वो आई थिंक 12-13% से ऊपर नहीं है। ये इनका बहुत कम हो जाता है। हाँ, और जो इनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला सेगमेंट है वहाँ पे इनका एक्चुअली बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है। वहाँ पे इनके जो EBITDA मार्जिन होते हैं वो अराउंड 40% के आसपास पहुँच जाते हैं। तो ओवरऑल बेसिस, लेकिन जब विंड टर्बाइन जनरेटर्स का मार्जिन कम है तो ओवरऑल जो अगर आप मार्जिन देखेंगे इनका FY25 के एंड में वो अराउंड 17-18% के आसपास था। अब इन्होंने जो आगे का टारगेट दिया है, तो मतलब FY26 में जैसे जैसे इनका WTG वाला सेगमेंट बढ़ेगा तो वहाँ पे जो इनके EBITDA मार्जिन है वो कम होंगे और 17% पे आके इन्होंने अपना कहा है कि उसके अराउंड उनका EBITDA मार्जिन रहेगा। तो ये तो बात हो गई। अब ये लोग जो इंडस्ट्री की, अच्छा एक और चीज़ है जो बैटरीज़ के कारण बहुत सारा लोगों में कन्फ्यूज़न रहता है कि जब बैटरीज़ की डिमांड आएगी, मतलब आएगी क्या, आ ही रही है, तो उससे क्या विंड सेक्टर या सोलर सेक्टर पे क्या किस तरह का फ़र्क पड़ेगा। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि बैटरी का यूज़ क्या है। तो यहाँ पे जो बैटरी का जो यूज़ है ये एक तरह से इनेबलर की तरह से एक्ट कर रहा है। तो अच्छा, अब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि बैटरी की याद हमें आज से 3 से 4 साल पहले आई, जब ये सेक्टर पूरा इमर्ज कर रहा था। आज ही क्यों याद आया? क्योंकि जैसे अगर आप देखेंगे तो जो विंड और सोलर है वो दिन में 24/7 नहीं आता है, और जो इंडिया की डिमांड है वो आपकी जो इवनिंग आवर्स होती है वहाँ पे पीक करती है। तो उस टाइम पे आपकी सोलर चली जाती है और विंड रहता है वहाँ पे। तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा पीक डिमांड है तो उसको मीट करने के लिए आपको बैटरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। इसीलिए जनरली अगर आप इस तरह के सेक्टर्स को देखेंगे कि अगर आपको 100 की डिमांड है तो आपको विंड 100, 120, 130 लगानी पड़ती है। तो ये जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कंपोनेंट 20 to 30 वो आपका बैटरी में आप स्टोर कर लेते हो और वो एज़ पर द रिक्वायरमेंट आप उसको डिस्पैच करोगे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी सेक्टर है, विंड, बैटरी, इवन द पंप स्टोरेज और सोलर, ये तीनों चारों चीज़ें एक साथ ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं है कि वन इज़ ग्रोइंग अगेंस्ट द अनदर। तो दैट इज़ हाउ द इंडस्ट्री विल प्रोग्रेस। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब हाँ, अब इनके ऑर्डर बुक को लेके बहुत क्वेश्चंस होते हैं इसमें। तो पहली बात तो ऑर्डर बुक अगर सुजलॉन का देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है, मतलब 5.5 गीगावाट के आसपास है, जो कि आराम से 18 से 24 मंथ्स तक कवर कर लेगा, जो कि देखा जाए तो 1.5 और 2 ईयर्स तक का हो गया। तो ऑर्डर बुक का तो कोई इशू ही नहीं है। और दूसरी बात, जैसे जैसे सेक्टर आगे बढ़ेगा, जो ऑफकोर्स जो मार्केट के लीडिंग प्लेयर्स हैं, तो आने वाले जो ऑर्डर्स होंगे तो इन्हीं कंपनियों को ही मिलेगा, क्योंकि किसी भी नए प्लेयर को तो इंटर करना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि आपको पूरी वैल्यू चेन को कमांड करना पड़ेगा, तभी किसी भी बड़ी अडानी या NTPC जैसी कंपनी है इनका कॉन्फिडेंस आएगा कि किसी कंपनी को ऑर्डर दे। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंपनियों को कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब RLM की बात हमने कर ली, लैंडस्केप देख लिया, टारगेट्स की बात भी कर ली। हाँ, अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इसमें जो टैरिफ के सिनेरियो के बारे में बात कर लेते हैं। टैरिफ को हम दो एस्पेक्ट्स में बात करेंगे। एक तो पहले सिर्फ विंड के जो ब्लेड्स होते हैं, जो S111 और S144, इनके जो 2 ब्लेड्स हैं, जो पुराने वाला ब्लेड है वो अराउंड 3 गीगावाट के अराउंड जनरेट करता था, और जो नया वाला ब्लेड है वो अराउंड 4 गीगावाट के आसपास जनरेट करता है। हाँ, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट का कहना है कि जो ये R&D करते हैं इन ब्लेड्स के लिए, वो भी इनका खुद का ही इन हाउस है। अब
अगर आप ये देखेंगे कि जो पहले वाले इनके ब्लेड्स थे जो आज मतलब ऑलमोस्ट नहीं यूज़ होते हैं, लाइक 90% का S144 वाला ब्लेड यूज़ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले 2017 के अराउंड जो टाइम था, वहाँ पे वो वाले ब्लेड, जो पुराने ब्लेड्स थे इनके, वो काम करते थे क्योंकि जो विंड की टैरिफ थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो उससे वो पैसा इतना अर्न कर पाते थे कि वो कम मेगावाट जनरेट करती थी, तो भी वो काम कर जाता था। लेकिन आज के डेट में सिंस ये सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है, तो इसमें नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। तो इसके कारण जो प्रेजेंट ब्लेड है S144, वो आज के टैरिफ के साथ कॉम्पिटिटिव होता है। तो अगर आप देखेंगे तो आज जो विंड का टैरिफ है वो अराउंड 3.3 रुपये के आसपास है। और अगर आप उसमें सोलर का ले लेंगे तो सोलर के तो 2.5 रुपये के आसपास होते हैं। और अगर आप इसमें बैटरी को भी जोड़ देंगे तो फिर वो टैरिफ अकॉर्डिंगली थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि बैटरी अभी तक उतना सस्ता हुआ नहीं है। तो एज एंड व्हेन ये आगे ग्रो करेगा तो उस तरह से उसकी भी प्राइस कम होते जाएंगी। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, हमने इश्यूज़ के बारे में तो बात कर ही लिया, जो मेजर इश्यूज़ है लैंड कनेक्टिविटी वाला और आपका लैंड एंड कनेक्टिविटी वाला। हाँ, तो ये वाला हो गया। ऑर्डर बुक की बात हमने कर ली। अब मैनेजमेंट का जो ऑर्डर होता है, लाइक अराउंड 30% इनका ईपीसी से होता है और बचा हुआ सारा ऑर्डर 70% के अराउंड नॉन ईपीसी है। अब इसका कहने का इसमें अंतर क्या है, जो इनके ईपीसी वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं वहाँ पे जो द होल वैल्यू चेन का रिस्क होता है वो सुजलॉन लेता है, मतलब फ्रॉम द लैंड टू द कमिश्निंग स्टेज, तो वो सुजलॉन का होता है। तो सुजलॉन ट्राई कर रही है कि इनको इस तरह के ऑर्डर ज़्यादा मिले, ताकि आगे जाके जो इनका जो कमिश्निंग है वो और फास्टर रेट पे हो पाए। इसलिए मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि FY26 में ऑल्दो इनका जो सारे पैरामीटर्स पर 60% का ग्रोथ का टारगेट है, बट एट द सेम टाइम जो कमिश्निंग है वहाँ पे बोल रहे हैं वो इससे ज़्यादा होगा। तो ये वाला भी पॉइंट हो गया। अब जो इनकी जो डिमांड है, अब सेक्टर की जो डिमांड है वो CNI, जो बड़े बड़े जैसे स्टील प्लांट्स हो गई, रिफाइनरीज हो गई, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल जो पॉइंट्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अच्छा, अब ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे इसके भी कुछ 2-3 कारण है। तो अगर आप देखेंगे तो स्टील सेक्टर है, ये सब बहुत ही मतलब वो ग्रीन हाउस इनेबल्ड वाली इंडस्ट्रीज है, जैसे कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं, बिकॉज इनके जो प्रोसेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल्टिंग वगैरह की प्रोसेस है। तो ये जो सारे सेक्टर्स है, ये अगर आप देखेंगे इनके जो ESG नॉर्म्स होते हैं, इनके अराउंड इनको भी मतलब डीकार्बोनाइज करना है। तो इसके लिए इन सारे सेक्टर से बहुत ह्यूज डिमांड है इनका। अब इसमें 2 फ़ायदे होते हैं। इसमें एक्चुअली इट इज़ नॉट जस्ट द इन्वायरमेंटल आस्पेक्ट, बट एट द सेम टाइम ये एक इकोनॉमिक आस्पेक्ट भी है। आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट ले लेते हैं कि अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल को इतना बढ़ क्यों रहा है। इज़ इट ओनली बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स? आई वुड से दैट इज़ द सेकेंडरी आस्पेक्ट। इट इज़ ग्रोइंग बिकॉज ये इकोनॉमिकली वायबल हो गया है आज के डेट में। तो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस सेक्टर इज़ ग्रोइंग। क्योंकि हाँ, अब इसी पॉइंट को मैं कनेक्ट करता हूँ वो CNI वाले पॉइंट से। तो वहाँ पे जो होते हैं इनको प्राइस का आर्बिट्राज मिलता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो सपोज़ करिए कोई स्टील की कंपनी है, तो जब वो कोयले से बिजली खरीदते हैं तो उनको जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो नहीं बन पाता है उनका। तो वहाँ पे जो उनको कॉस्ट पड़ती है थर्मल प्लांट्स वगैरह से, तो वो कॉस्टली पड़ती है एज़ कम्पेयर टू व्हेन दे परचेज फ्रॉम अ रिन्यूएबल सोर्सेज। तो एक तो वो बात हो गई। और दूसरा, जो इस तरह के बिजनेसेस हैं, जैसे कि आपने सुना होगा रशिया यूक्रेन वॉर से बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ जो रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो इंडिया से यूरोप को सप्लाई करते हैं। तो जिसके कारण US बहुत मतलब US यूरोप का बहुत सारा मतलब कमेंट्स आते हैं कि आप लोग ऐसा नहीं करिए। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, कहने का मतलब ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पे कार्बन टैक्स का कंसेप्ट आ रखा है। तो उसके कारण वो कंट्रीज़ भी ऐसी कंपनियों पे ज़्यादा टैरिफ लगाती हैं जिनके जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो मोर फॉसल फ्यूल रिलेटेड कंपनी, जो जिनके फॉसल फ्यूल ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं जिन कंपनियों के लिए, मतलब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो इसीलिए एक तो वो वाला ही पॉइंट है। तो वहाँ से भी इन कंपनियों को फ़ायदा होता है। तो बेसिकली दैट इज़ अनदर रीज़न। और 1-2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं इस सेक्टर के बारे में। तो इन सेक्टर को आगे बढ़ने के लिए अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट का कुछ ISTS वेवर्स, बेसिकली ISTS क्या है, जो चार्जेस होते हैं, आप पावर सप्लाई करोगे किसी भी ट्रांसमिशन लाइन्स में, उसका भी तो पैसा आपको देना पड़ेगा। तो उस पर बहुत सारे वेवर्स दिए थे। और दूसरा एक RPO ऑब्लिगेशंस लाया था, रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशंस। मतलब बेसिकली व्हाट आर दीज आर द इनेबलर्स फॉर द सेक्टर टू ग्रो। लेकिन जैसे जैसे सेक्टर्स आगे बढ़ रहा है, सिमिलरली RLMM जो है वो भी एक इनेबलर ही है इस सेक्टर का। तो जैसे जैसे ये सेक्टर आगे बढ़ेगा तो इनको वापस से बैक किया जाएगा, मतलब ये सेक्टर में रहेगा नहीं, बिकॉज सेक्टर इज़
इतना मैच्योर हो जाएगा कि वो आगे खुद ही बढ़ पाए। तो इसी तरह से ISTS वेवर को भी हटाने की बात चल रही है, तो एक वो वाला भी कंसर्न है। तो कई सारा देखेंगे, ये भी मैनेजमेंट ने कहा है कि सिंस वो हटेगा तो कई कई सारे जो क्लाइंट्स हैं वो चाहेंगे कि उनका जो प्रोजेक्ट्स है वो लॉक इन हो जाए बिफोर कमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर रेगुलेशंस। सो ये सारे इशूज़ चल रहे हैं, बट वो आए चाहे नहीं आए, ये RLM रहे या नहीं रहे, दिस सेक्टर विल कंटिन्यू टू ग्रो, बिकॉज अभी गवर्नमेंट के जो टारगेट्स हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे और सेक्टर काफ़ी अच्छे से मैच्योर हो रही है। तो हमने CNI वाला बात कर लिया, एंड सेम टाइम इनको PSU से भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो PSU वाला अगर आप देखेंगे तो इनको NTPC से अराउंड 1.5 गीगावाट का ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इशू नहीं है। अब इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो अराउंड 4.5 गीगावाट की है, जहाँ पे ये लोग पौंडीचेरी में एक इनका प्लांट है, और भी 2-3 जगह प्लांट है, नाम देख लीजिएगा आप लोग। तो दिस इज़ अबाउट द सेक्टर, मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग इन द कंपनी। अच्छा, अब अगर इस बिज़नेस को अगर आपको देखना है तो आपको इसमें क्या क्या ट्रैक करना है। एक तो आपको ट्रैक करना है कि जो इन्होंने गाइडेंस दिया है उसके ऊपर इनका एग्जीक्यूशन क्या कैसा रहता है। अब कोई भी मतलब कोई भी इस बिज़नेस को देख रहा है तो वो क्या देखना चाहेगा इसमें। एक तो जो इशूज़ है, जो लैंड कनेक्टिविटी वाले इशूज़ हैं, लैंड एंड कनेक्टिविटी वाले इशूज़ हैं, वो कितने जल्दी रिजॉल्व होते हैं। मतलब क्या उसी रेट से इनके टर्बाइन्स डिलीवर होते हैं। क्योंकि अगर जैसे सपोज़ कीजिए, अगर कोई क्लाइंट NTPC का ही केस ले लेते हैं, तो अगर NTPC ने इनको 1.5 गीगावाट का वो प्रोजेक्ट टेंडर मतलब प्रोजेक्ट दिया है, अब आगे चल के देखते हैं कि वहाँ पे हालांकि कनेक्टिविटी इशूज़ हैं वहाँ पे, वो ऑलरेडी लैंड और कनेक्टिविटी वाला इशू रिजॉल्व हो चुका है, बट लेट अस टेक द एग्जांपल। तो अगर वहाँ पे वो कमीशन ही नहीं हो पाएगा तो सुज़लॉन को जो न्यू डिलीवरीज़ है वो उसके लिए भी कंपनियाँ बोलेंगी कि भाई आप रुक जाइए, पहले हमें ये कमीशन कर लेने दीजिए, तब जाके हम न्यू डिलीवरीज़ लेंगे। तो कहीं वो वाला जो चैनल है वो चोक ना हो जाए, तो इससे आगे जाके इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है वही अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 80% रेवेन्यू इनका WTG सेगमेंट से ही आता है। तो इनकी डिलीवरीज अफेक्ट ना हो जाए, तो एक हमें वो ट्रैक करना पड़ेगा। दूसरा, इनका जो लैंड वाला, क्योंकि 60-70% इनका EPC से नॉन EPC वाला है, तो वो वाला इशू रहेगा। ऑल वहाँ पे भी वो लोग स्मार्ट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको मतलब EPC वाले सेगमेंट में कर रहे हैं, जहाँ पे उनका लैंड वाला रिस्क भी रिजॉल्व हो जाए। तो एक तो हमें वो देखना होगा। और तीसरा चीज़, इनका जो मार्जिन प्रोफाइल है, मार्जिन प्रोफाइल इन्होंने ऑफकोर्स कहा ही है 70% के मार्क पे रहेगा, तो वो देखना है। और एक और चीज़, इस ईयर के Q4 में इनको 600 करोड़ का पैट का मतलब डेफर्ड टैक्स गेन हुआ था एक तरह से, क्योंकि पहले कुछ लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी, तो उसका कुछ इशू है। अब वो सेगमेंट तो हमें इनके पैट से उसको भी हटाना पड़ेगा। अगर आप FY26 में देख रहे हो तो करंट मार्केट कैप अगर आप इसका देखेंगे तो अराउंड 90-95,000 के अराउंड है। तो अभी हाँ ठीक है, तो ये सारे इशूज़ है। तो दिस इज़ हाउ वी हैव टू ट्रैक दिस कंपनी। अब कहने का मतलब है इस कंपनी का ग्रोथ आगे जाके वैसे ही रहेगा, मतलब मार्केट विल रिवॉर्ड इट। बस 2 मिनट हम लोग बात करेंगे इसके वैल्यूशंस और बाकी सारी चीज़ों पे। हाँ, तो करंट मतलब जो ये मार्केट है इसको रिवॉर्ड कैसे करेगा, इसके एग्जीक्यूशन पर रिवॉर्ड करेगा। प्रेजेंटली बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे हैं बैकग्राउंड में, तो मार्केट में भी इज़ ऑन द वेट एंड वॉच मोड पे है। और दूसरा, अगर आप इसका पी देखेंगे, अगर आप 60% की ग्रोथ पे चलते हो तो प्रेजेंटली इट इज़ डिसेंटली वैल्यूड रादर, मैं कहूँगा कि थोड़ा ओवर वैल्यूड ही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड हैं इन सेक्टर के साथ। ऑल्दो फ्रॉम द बिगर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अपॉर्चुनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफकोर्स बहुत अच्छी कंपनी है, बट देखते हैं, हमें ट्रैक करना पड़ेगा किस तरह से बिज़नेस आगे बढ़ता है। मतलब ऑफकोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में ही बढ़ेगा, बट अगेन ये सारे जो इश्यूज़ हैं उनको भी देख के चलना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ इस थीम पे नहीं जाना है कि रिन्यूएबल चल रहा है, तो मतलब इसमें अगर हम लोगों ने इस तरह की कंपनियों में एंट्री ले ली और अगर एग्जीक्यूशन वैसा नहीं रहा तो अगेन मार्केट इसको उसी तरह से फिर पनिश भी करेगा। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू ट्रैक दिस कंपनी। तो आई विल ट्राई टू मतलब ऐसे करके यही करके और भी कंपनियों को पढ़ूंगा, और धीरे धीरे आई विल ट्राई टू रीड ऑल द कंपनीज रिलेटेड टू रिन्यूएबल सेक्टर, बिकॉज बहुत ही एक्साइटिंग सेक्टर है। इसमें अगेन आपका सोलर कंपनीज देखोगे तो वहाँ पे IPPs अलग हैं, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स अलग हैं, फिर बहुत सारी कंपनियाँ सोलर पंप्स में हैं, जैसे शक्ति पंप हो गई। फिर कुछ कंपनियाँ हैं जो सेल्स बनाने में घुस रही हैं, तो और कुछ बैटरीज़ वाली कंपनियाँ हैं, फिर डेटा सेंटर वाले लोड्स हैं। ये सारे इसी से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, तो काफ़ी एक्साइटिंग सेक्टर है। तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिले चाहे नहीं मिले, बट हमें
मतलब दिस इज़ हाउ वी हैव टू लुक इन दिस सेक्टर। तो देखते हैं, और विल ट्राई टू मेक मोर वीडियोज़ अबाउट दिस सेक्टर। सो लेट्स कीप ट्रैकिंग। थैंक यू।